एलईडी को कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करना है, तो मतलब हम लोग को ऑसिलेशंस चाहिए। ऑसिलेशंस के लिए 555 यूज़ कर सकते हैं। 555 को अस्टेबल मोड में कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके बेसिक कनेक्शंस देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स 9 वोल्ट, हम लोग को 3 एलईडीज़ पावर ऑन करने हैं। इसका रीसेट पिन ऑलवेज़ हाई में जाएगा, क्योंकि 555 को हम लोग को ऑलवेज़ ऑन ही रखना है। रीसेट अगर ऑफ है तो 555 ऑफ मोड में चला जाता है। और स्टेबल मोड के लिए 6 and 2 को शॉर्ट, और 555 का एक CMOS वर्जन भी आता है 7555 करके, जिसका इम्प्रूव परफॉर्मेंस है और वो लो पावर यूज़ करता है, तो वो यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी एंड ऑल सब प्रिसीजन वो सब अच्छा रहेगा। मेरे पास NA 555 है तो मैं वो यूज़ करूँगी। 7555 की डेटा शीट में अस्टेबल मोड के लिए 2 सर्किट्स दिए हुए हैं, एक 50% ड्यूटी साइकिल वाला और एक अदर दैन 50%। 50% में सिर्फ एक रजिस्टर यूज़ हुआ है, जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के लिए वो सिंगल रजिस्टर वो यूज़ होता है, इसलिए 50% आता है। और अदर दैन के लिए 2 रजिस्टर और एक कैपेसिटर, तो मुझे 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए, तो मैं ये सिंगल रजिस्टर एंड कैपेसिटर ये वाला सर्किट यूज़ कर रही हूँ। और स्टेबल मोड में कैसे वो काम करता है, ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड को एक ऐसा वोल्टेज जो 2/3 VCC तक भी जाए और फिर 1/3 VCC तक भी आ रहा है, तो उसके लिए कैपेसिटर का वोल्टेज देते हैं, जो कि चार्ज और डिस्चार्ज करेगा, तो ऑसिलेशंस मिलेंगे। अब ये कैपेसिटर और रजिस्टर को कोई चार्ज दिया नहीं है। नॉर्मल 555 का आउटपुट क्या होता है जब उसके बेसिक कनेक्शंस कर देते हैं, तो 555 ऑलवेज़ ऑन स्टेट में है, मतलब ऑलवेज़ हाई स्टेट में। तो इसका मैक्स जा रहा है 7.5 वोल्ट, इनपुट में दिया है 9 वोल्ट। 555 का कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है आउटपुट में। मैंने NA 555 यूज़ किया, उसमें भी ऐसा ही कुछ मुझे मिला था 7.5। 7555 में हो सकता है कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, ये पता चल गया ऑलवेज़ ऑन स्टेट में है। तो अभी ये अस्टेबल के लिए कंटिन्यूस ऑसिलेशंस के लिए कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होना है। तो सर्किट कैसा था कि आउटपुट पिन को ही डायरेक्टली ये रजिस्टर को कनेक्ट किया था, मतलब ये आउटपुट से ही वो कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे ही चार्ज होगा वो 2/3 VCC तक पहुँचेगा। ये जैसे ही पहुँचा वो आउटपुट का स्टेट लो करेगा। आउटपुट का स्टेट लो हो गया, जैसे ही लो हुआ तो कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, यही आर के थ्रू डिस्चार्ज होगा 1/3 VCC तक। ऐसे करके हम लोग को ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। तो ये बेसिक का आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशंस हम लोग को मिल गए, पर हम लोग को क्या चाहिए कि एलईडी फेडिंग मैनर में ऑन एंड ऑफ, ऐसा अब्रप्टली ना हो। तो फेडिंग के लिए हम लोग को ये जो दिख रहा है ना कैपेसिटर का वोल्टेज, कुछ ऐसे हम लोग को वोल्टेज चाहिए फेडिंग के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऑन हो रहा है। कंटिन्यूसली मतलब कि वो उसका वेव फॉर्म हम लोग को एक ऐसा स्मूथ कर्व दे रहा है। तो यही चाहिए हम लोग को एलईडी को फेड करने के लिए। हम लोग को एक कैपेसिटर का वोल्टेज मिल रहा है, तो यही हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एलईडी में। अप्लाई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे जो ऑसिलेशंस हो रहे थे अब वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपना लोड जो है वो कैपेसिटर को डायरेक्टली लगा दिया है, और वही कैपेसिटर का वोल्टेज हम लोग के ऑसिलेशंस बना रहा था। मतलब ये अपना आउटपुट का इफ़ेक्ट इनपुट पे पड़ गया। तो हम लोग को कुछ एक बफर जैसा चाहिए होगा। ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो इनपुट में जो दिया वही आउटपुट में आता है, या इनपुट अगर ऑन है तो आउटपुट ऑन है, इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी काम करता है, एज ए स्विच भी काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के बेस में हम लोग ये वोल्टेज देंगे। अब इसको कनेक्ट कहाँ पे करना है? कलेक्टर के यहाँ से हम लोग का आउटपुट लेना है, या फिर एमीटर के यहाँ से? अब ये ट्रांजिस्टर के बेस में हम लोग ने देखा था वेव फॉर्म 1/3 VCC तक ही जाता है, मतलब इसको बेस में कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑन स्टेट में ही रहने वाला है, और इसके एलईडी के एनोड को हम लोग ने डायरेक्टली उसको पावर दे दिया है, तो ये ऑलवेज ऑन स्टेट में ही होगा। और इधर भी ये दिख रहा है कि आउटपुट का इफ़ेक्ट इनपुट पे पड़ रहा है। तो अभी एमीटर पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो एमीटर पे जब हम लोग ने कनेक्ट किया तब क्या हम लोग को दिख रहा है? ये ऑसिलेशंस हम लोग के वैसे के वैसे ही है, और जो एमीटर पे वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज बेस वोल्टेज के जैसा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब एमीटर से जो आउटपुट हम लोग ने निकाला है और कलेक्टर को डायरेक्टली वीसीसी दिया है, तो इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एमीटर फॉलोवर, क्योंकि एमीटर फॉलो कर रहा है बेस वोल्टेज को, और ये जो आउटपुट हम लोग ने लोड कनेक्ट किया है इसका इफ़ेक्ट इनपुट पे भी नहीं आ रहा है। तो इसको एक, ये जो कनेक्शन है ये एक एज बफर काम कर रहा है, तो बफर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग को जो चाहिए था ये वही है, ये एज बफर भी काम कर रहा है, इसका वोल्टेज भी इसको फॉलो कर रहा है जो हम लोग को चाहिए था। अब इसमें बस ये एक है कि ये ट्रांजिस्टर का, ये क्योंकि एमीटर फॉलोवर है तो वी और वी ई का इसमें रोल है। तो ये जो VBE करके भी एक जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन, तो जंक्शन का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जैसे डायोड का होता है 0.7, तो इसका भी एक वोल्टेज ड्रॉप है 0.7। तो यही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग के काम आएगा। कि हम लोग को 3 LEDs कनेक्ट करने हैं, तो अभी कर लेते हैं वो। अब ये तो पता चल गया है कि एक वोल्टेज और एक एमिटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एमिटर का वोल्टेज मैं इसमें दे रही हूँ,
एक चेन बन गया। अब ये 3 का आउटपुट देखते हैं। इसको भी हम लोग ने एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज हम लोग को वोल्टेज का पैटर्न सेम मिलेगा, पर वो बेस एमिटर का वोल्टेज ड्रॉप 0.7 की वजह से हर स्टेज में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यही ड्रॉप की वजह से हम लोग को ये एलईडी का ऐसा वाला इफेक्ट आ रहा है कि पहले एलईडी 1 जल रहा है, फिर एलईडी 2, फिर एलईडी 3, और फेडिंग मैनर में जल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको कैपेसिटर का वोल्टेज दिया हुआ है। इसके आउटपुट का भी वेव फॉर्म देखते हैं। अब जब हम लोग ये डायरेक्टली कैपेसिटर का ही वोल्टेज हम दे रहे हैं इसको, तो टी ऑन जो है अपना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इधर एक स्विच लगा के इसको देखते हैं। तो टी ऑन अपना ज़्यादा हो गया और टी ऑफ वैसे का वैसा ही है। तो क्योंकि ये जो पूरा सर्किट है ये डायरेक्टली हम लोग ने ये कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो आएगा ही। भले ये एज बफर भी काम कर रहे हैं, पर इसका कुछ एक रेजिस्टेंस होगा। और इसका फ्रीक्वेंसी अभी तो है 136 हर्ट्ज़। हम लोग को कुछ 1 हर्ट्ज़ से भी कम चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी। तो अगर वैसा हम लोग कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो हम लोग को टी ऑन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड किया मैंने ताकि इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो जितना ज़्यादा हम इसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे उतना ही टी ऑन इसका बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्टली इसका लोड जो है वो कैपेसिटर में डायरेक्टली कनेक्ट किया है। और ये पॉइंट पे आके तो कंटिन्यूसली ऑन ही है। ठीक है, तो हम लोग को 553 मिली हर्ट्ज़ मतलब ये 0.5 हर्ट्ज़ ये तो हम लोग को मिल गया।
पर अपना टी ऑन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर इस स्विच को ओपन करती हूँ तो अब इसका वेवफॉर्म, और ये जब स्विच क्लोज्ड है मतलब ये लोड कनेक्टेड है, तब इसका वेवफॉर्म। अगर ऐसा वेवफॉर्म चाहिए तो ये कनेक्शन कर सकते हैं, पर मुझे सेम टी ऑन एंड सेम टी ऑफ चाहिए था। तो इसके लिए डायरेक्टली यहाँ से इनपुट नहीं लेंगे क्योंकि अपना लोड का इफ़ेक्ट उस पर आ रहा है। ये तो पता चल गया कि ऐसे वेवफॉर्म के लिए हम लोग को कैपेसिटर की ज़रूरत है, क्योंकि वो चार्ज एंड डिस्चार्ज का उसका वेवफॉर्म ही वो होता है। तो हम लोग आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाएंगे। अब ऐसा डायरेक्टली लगाएंगे तो हम लोग को वैसे वो कैपेसिटर तुरंत ही चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है। तो एक रेजिस्टेंस जिसके थ्रू वो चार्ज होगा, तो यहाँ पे एक आरसी नेटवर्क बन गया है। इसके कैपेसिटेंस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि वो उसको ज़्यादा टाइम लगे ऑन ऑफ होने के लिए। ऑन ऑफ नहीं, चार्ज एंड डिस्चार्ज होने के लिए। रेजिस्टेंस भी अगर ज़्यादा करती हूँ तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसा वेवफॉर्म चाहिए था इससे वो वेवफॉर्म मिल गया है। और यहाँ पे अगर मैं लोड कनेक्ट कर रही हूँ तो अपने वेवफॉर्म को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अपना लोड और ऑसिलेशन जनरेशन ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसको अगर मुझे ऑसिलेशन को चेंज करना है तो ये आराम से चेंज हो सकता है, लोड का कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। और ये आरसी नेटवर्क, इसका अगर हम लोग को वेवफॉर्म थोड़ा चेंज करना है, अगर ये आर और सी कम हुआ तो ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा, हम लोग को वैसा वाला वेवफॉर्म नहीं मिलेगा। हम लोग को अगर ऐसा स्मूथ वेवफॉर्म चाहिए तो आर और सी का वैल्यू ज़्यादा रखना होगा। तो सर्किट तो अपना कंप्लीट हो गया है, हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग को मिल गया। एक फेडिंग मैनर में तीनों एलईडीज़ ऑन ऑफ हो रहे हैं और इसका 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हम लोग के काम आ रहा है। अब हम लोग को कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। हम लोग को जो टाइमिंग चाहिए उसके हिसाब से। तो 7555 की डेटा शीट में 50% ड्यूटी साइकिल के लिए एक फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन था, जो है 1/1.4 RC। तो टाइम इज़ इक्वल टू 1/f, उसका उल्टा, तो टाइम हो गया 1.4 RC। टाइम मुझे चाहिए 6 सेकेंड्स, मतलब टी ऑन एंड टी ऑफ हो गया अपना 3 सेकेंड्स का।
तो कैपेसिटर की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 100 माइक्रोफैरड, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी कैपेसिटर या कोई भी कंपोनेंट अगर अपने पास अवेलेबल है वो एक अज्यूम करके हम दूसरे की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर मुझे मिला 42.8 के, तो मेरे पास 47 के है, तो मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। उसके हिसाब से हम लोग फाइनल टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि टाइम हम लोग को क्या मिला। तो सेम इक्वेशन में सी, आर और सी की वैल्यू डाल के हम लोग को टाइम मिल रहा है 6.58 सेकेंड्स। तो टी ऑन और टी ऑफ ये हुआ 3.29 सेकेंड्स। अब जो आउटपुट में आरसी नेटवर्क हम लोग ने कनेक्ट किया है उसके वैल्यूज़ हम लोग फाइनलाइज करते हैं। तो ये टी ऑन और टी ऑफ का वेवफॉर्म है। अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को कैपेसिटर का कैसा वाला वेवफॉर्म चाहिए। कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसका बहुत स्टीप कर्व मिलता है। वो 3 सेकेंड्स में अगर वो कैपेसिटर ने फुल्ली चार्ज कर लिया तो बहुत स्टीप कर्व मिलेगा। अगर वो थोड़ा सा चार्ज करता है तो हम लोग को लीनियर कर्व मिल सकता है। कैपेसिटर का चार्जिंग का एक नेचर होता है, स्टार्टिंग में वो आराम से चार्ज करता है और फिर एकदम से चार्ज हो जाता है, तो उसका कर्व कुछ इस तरीके का आता है चार्जिंग का। अब कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो होता है 5 टाउ। टाउ का मतलब होता है आर इंटू सी। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होने वाला है। तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम लगता है 5 आर सी का। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि अपना जो टी ऑन टाइम है 3.29 सेकेंड्स, उसमें हम लोग को कैसा कर्व चाहिए। अगर पूरा का पूरा चार्ज करना है तो 5 टाउ के हिसाब से आर और सी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग को बस ऐसा और छोटा सा लीनियर कर्व चाहिए तो लीनियर कर्व हम लोग को स्टार्टिंग में दिख रहा है कि टाउ तक उसका एक लीनियर कर्व मिल रहा है, तो हम लोग टाउ कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को वैसा कर्व चाहिए। तो 3.29 सेकेंड्स में उसका सिर्फ टाउ टाइम ही कंप्लीट होने वाला है, तो वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा। तो 3.29 सेकेंड्स इक्वल टू आर सी। सी का वैल्यू अगेन मैंने अज्यूम किया है जो मेरे पास वैल्यूज़ है उसके हिसाब से। तो आर हम लोग को मिलता है 7K। अगेन यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब उसके आसपास का कोई भी वैल्यू। तो 4.7 के मैंने लिया तो वो टाउ से थोड़ा सा आगे का टाइम वो कवर करेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होगा, तो वैसा वाला कर्व हम लोग को मिलेगा टी ऑन टाइम पीरियड में। तो ये भी वैल्यूज़ फाइनलाइज हो गए। आर है 4.7 के और सी है 470 माइक्रोफैरड। अब ये पता करना है कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए। उसके लिए उसके पास वैल्यू वोल्टेज कितना आ रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है ये पॉइंट पे। तो कैपेसिटर के वो पॉइंट पे उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। उसका मतलब ये कैपेसिटेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, कैपेसिटेंस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है। यहाँ पे Vs का मतलब है कि कैपेसिटर का जो सोर्स वोल्टेज है वो कितना है। तो सोर्स वोल्टेज अपना आउटपुट पिन 3 से आ रहा है जो कि है 7.5 वोल्ट। टाइम है 3.29 सेकेंड्स, उस पर हम लोग को देखना है ये टाइम पीरियड पे उसका कैपेसिटेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाता है। और आर और सी हम लोग ने लिया है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 2.2। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है
5.8 वोल्ट। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो है 5.8 वोल्ट। तो अब हमें रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो तो पता चल गया, 5.8 वोल्ट बेस पे आ रहा है। तो एमीटर पे कितना आ रहा है, वो बेस एमीटर जंक्शन का 0.7 वोल्टेज ड्रॉप माइनस करने के बाद जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस को मिलेगा। तो 5.1 वोल्ट वो रेजिस्टर तक आ रहा है। तो अभी टोटल हो गया 5.1 वोल्ट। एलईडी का 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसको माइनस करेंगे तो 3 वोल्ट अपना रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। 20 मिली एम्पियर अगर हम कंसिडर करते हैं एलईडी को चाहिए, तो उसके हिसाब से V/I हम लोग को रेजिस्टेंस मिलता है 150 ओम्स का। तो नेक्स्ट 2 रेजिस्टर की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यही तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 0.7 वोल्ट माइनस करके। अभी यहाँ पे बेस में जो जा रहा है सेकेंड ट्रांजिस्टर के वो 5.1 है। 5.1 माइनस 0.7, फिर वो -2 वोल्ट एलईडी का डिवाइड बाय 20 मिली एम्पियर। ऐसे करके हम लोग को बाकी 2 रेजिस्टर की वैल्यू 120 एंड 80 ओम्स मिलते हैं। तो उसके आसपास का वैल्यू मेरे पास जो था अवेलेबल वो मैंने 100 ओम्स ले लिया दोनों का। और कनेक्शन करने के टाइम पे फर्स्ट रजिस्टर जो 150 ओम्स है वो जब मैंने कनेक्ट किया था तब एलईडी ग्लो नहीं कर रहा था अच्छे से, तो उसमें भी मैंने 100 ओम्स कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे ये एलईडी फ्लिकर हो रहा है ऑफ होने के बाद और ऑन होने से पहले कुछ स्प्लिट सेकंड के लिए। तो ये छोटा सा फ्लिकर हटाने के लिए एमीटर टू ग्राउंड एक 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया, जो ऐसे वोल्टेज और डिस्टर्बेंसेस को कैपेसिटर के थ्रू जाएगा और अपने एलईडी को वो डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलेंगे। तो कैपेसिटर लगाने के बाद अब ये फ्लिकर नहीं हो रहा है।